हेलो गाइस, कैसे हैं आप। सौंदर्या आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हम उसको भी देखेंगे। सबसे पहले हमारे मन में आता मगध साम्राज्य बना कैसे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये यहाँ पर ये छोटा सा फोकस करेंगे कि छठी शताब्दी का मतलब होता है 6th सेंचुरी में। छठी शताब्दी में दोस्तों लोहे के अत्यधिक प्रयोग से सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन, द्वितीय नगरीय क्रांति होता है और राज्य निर्माण आरंभ होता है। ठीक है दोस्तों, यानी छठी शताब्दी में लोहे के प्रथम नगरीय क्रांति अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? प्रथम कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता थी। प्रथम क्रांति सिंधु सभ्यता, द्वितीय नगरीय क्रांति छठी शताब्दी में हुई और राज्य निर्माण आरंभ होता। और ये राज्य निर्माण किसमें दिखाई पड़ते हैं? ये 16 महाजनपद। कितने दोस्तों? एक दो नहीं, 16 महाजनपद का निर्माण। 16। कितने महाजनपद दिखाई पड़ते हैं? 16 महाजनपद। और जो 16 महाजनपद दिखाई पड़ते हैं, उसी 16 महाजनपद में जो सबसे प्रसिद्ध था उसी का नाम था, इसी 16 में एक महान महाजनपद था। महान महाजनपद, महान या सबसे मजबूत, सबसे समृद्ध, वो था कौन सा दोस्तों? मगध था। तो 16 महाजनपद हुए, जिसी में एक महान महाजनपद था जिसे हम क्या कहते हैं? मगध कहते हैं। आज हम लोग मगध की कहानी स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरह से। दोस्तों, एक बेसिक चीजें हम जानते हैं कि जब लोहे का प्रयोग हुआ तो इससे कैसे हुए ना राज्य निर्माण, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। लोहे से प्रयोग से पहले जन बना, जन धीरे धीरे जनपद बने और जनपद धीरे धीरे महाजनपद हो गए। और इन्हीं महाजनपद में कुल कितने महाजनपद आए हैं? 16। ठीक, इनकी जानकारी कहां मिलती है? इसके लिए 2 ग्रंथ हैं। अगर जैन ग्रंथ की बात कोई कहे तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ की बात करें आगंतुक निकाय, यानी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ आगंतुक निकाय में इन 16 महाजनपद का वर्णन है, ये सोर्स है। तो इस तरह से अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे मगध के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि मगध कैसे हुआ है। अब जब भी मगध की बात होगी तो यहां पर इसको मिटा देते हैं हम। मगध इंपायर, मगध
एम्पायर। अब मगध एम्पायर की जब भी बात हम करेंगे तो इसमें बेसिकली 3 डायनेस्टी है। कितने वंश है? 3 वंश। पहले का नाम है हर्यक वंश, दूसरे का नाम है शिशुनाग वंश, और तीसरे वंश का नाम है नंद वंश। और बाद में जो चौथा वंश यहीं पे आता है ये मौर्य वंश। और ये मौर्य वंश जो होता है दोस्तों, इसका इतिहास पूरे भारत में को एकजुट करने का श्रेय है। तो कहने का मतलब कि मौर्य वंश से दोस्तों पूरे भारत का राजा बनना शुरू हुआ है। और इसके पहले ये 3 डायनेस्टी दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहले हम इन तीनों डायनेस्टी से रिलेटेड हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं 1 बाय 1 सबके बारे में हम एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम मौर्य वंश देखेंगे। पहला ये होता है 412। हर्यक वंश कितना है? हर्यक वंश के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हर्यक वंश का पीरियड कब से कब तक है। तो हर्यक वंश दोस्तों 543 से 412 बीसी है। 543 से 412 बीसी इसका कार्यकाल है। इस वंश के 3 शासक हुए हैं। प्रथम शासक है बिंबसार, ये पहला हर्यक वंश का पहला शासक है बिंबसार। अब बिंबसार से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले इसका कार्यकाल कोई पूछे तो 543 से 492 बीसी। ठीक, यानी अब ये मगध का प्रथम शासक है। ये क्या है दोस्तों? नंबर 1, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? मगध का प्रथम शासक है। प्रथम ज्ञात शासक कह सकते हैं, जिसके बारे में कुछ शब्द है। प्रथम ज्ञात शासक है। बिंबसार के बारे में जो दूसरी कहानी है, इसके विवाह से संबंधित है। ये बहुत सारी विवाह करते हैं। इनका जो विवाह होता है, अगर विवाह की बात करें हम, तो इनकी कितनी पत्नियां थी दोस्तों? 3 पत्नी। विवाह में इनकी कुल कितनी पत्नियों का जिक्र मिलता है? इनकी कुल कितनी पत्नियां हैं? 3 पत्नी। पत्नी नंबर 1, पत्नी नंबर 2 और पत्नी नंबर 3। तो पहली जो इनकी पत्नी थी, बिंबसार की पहली पत्नी थी, उसी का नाम क्या था? कौशल की राजकुमारी प्रसेनजित की बहन कोसला देवी। पहली पत्नी कौन थी? कोसला देवी। कोसला देवी। कोसला देवी ये कहां की थी? ये कौशल की थी। और कौशल राज्य की थी। बहन किसकी थी? प्रसेनजीत। इनकी जो दूसरी पत्नी थी, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? दूसरी पत्नी का नाम था वैशाली की थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी चेलना। दूसरी थी लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी। चेलना। और तीसरी थी इनकी पत्नी, तीसरी का नाम था क्षेमा। दोस्तों कहने का मतलब इनकी जो 3 पत्नियां थी, ठीक है, ये लिच्छवी कहां है? वैशाली की। अब यहाँ पे एक जानने लायक ये चीजें हैं कि इस समय के
राजपूत जितने भी शासक थे वो बहुत ज्यादा से ज्यादा शादियां करते थे। यानी हिंदू शासक शादियां करते हैं तो हिंदू शासक क्या करते थे दोस्तों, सिंधु शासक के अत्यधिक शादियां करने का कारण था, अत्यधिक शादियों का कारण क्या था दोस्तों, राजनैतिक था। राजनैतिक का मतलब होता है ये नंबर एक राज्य सुरक्षा की दृष्टिकोण को ध्यान में रख के करते थे, और नंबर दो राज्य विस्तार के दृष्टिकोण को। दोस्तों जितने भी हिंदुशाही शासक हुए हैं प्राचीन काल में, वे एक दो नहीं बहुत सारी शादियां करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बहुत सारी शादियां करने के पीछे उनका सिर्फ एक ही मोटो होता था कि उनकी राज्य की सुरक्षित रहे, यानी कोई उनके ऊपर आक्रमण न कर पाए, और दूसरी चीजें उनका राज्य विस्तार होता है। अच्छा, यहाँ की इनकी दूसरी खासियत क्या थी दोस्तों, इनकी जो पहली पत्नी थी यानी कोसला देवी, कोसला देवी इसी के पुत्र का नाम था। कोसला देवी के पुत्र कौन था, अजातशत्रु। क्या नाम था दोस्तों, अजातशत्रु। इसने क्या किया था, अपने पिता की हत्या किया, इसलिए इस इतिहास में पितृहत्या, ये इतिहास में कौन सी उपाधि पा गया, पितृहंता पा गया। ठीक है दोस्तों, अब जब पितृहंता इतिहास में कहा गया तो इसका पुत्र यानी अजातशत्रु का पुत्र, इसका भी पुत्र उदयन इसकी हत्या कर देता है। जैसे को तैसा मिला, यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि बिंबसार जो था, बिंबसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दिया जाता है। और सेम वही चीजें पितृहत्या यानी अपने पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। सेम इसी तरह से इसका जो बेटा था, अजातशत्रु का जो बेटा था, उसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम उदयन था। उदयन क्या करता है, उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर देता है। यानी जैसा ये किया था सेम ऐसे साथ उदयन ने किया था। उदयन ने दोस्तों एक चीज और किया था, अब देखते हैं और इसने क्या काम किया। ठीक है, इसकी हत्या कर दिया। अब यहां तक बेसिक क्लियर हो गया हमारा कि इतिहास में इसकी हत्या हुई थी। पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा शासक है जो अपने पिता की हत्या किया था और पुत्र के द्वारा हत्या किया गया था, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम अजातशत्रु है। अब यहां पर हम दूसरा इसका कार्य देखेंगे कि और इसने क्या किया है। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण कार्य था, यह अपने इसका एक वैद था, इसी का वैद जीवक था, जिसे उज्जैन शासक चंद्रप्रद्योत की चिकित्सार्थ है। चंद्रप्रद्योत, इन्हें क्या हुआ था दोस्तों, इन्हें पीलिया हुआ था। यानी यहां से एक चीज और क्लियर हो गई कि सबसे प्राचीन अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन वैद्य कौन था, तो प्राचीन वैद्य का नाम है जीवक था। वो किसके दरबार में था, बिंबिसार के दरबार में था। और ये अपने वैद्य चंद्रप्रद्योत को उज्जैन के शासक चंद्रप्रद्योत के दरबार में भेजा था कि आप पीलिया का ट्रीटमेंट कर दो। अच्छा, अब यहां से बात एक चीज और है, इनकी राजधानी कहां थी दोस्तों, इनकी हर्यक वंश की राजधानी गिरिब्रज थी। कहां थी, या राजगीर थी।
गिरिव्रज या राजगीर। अच्छा, अब यहां में हमने बताया कि बिंबिसार के बाद इस वंश का जो दूसरा शासक बना अजात शत्रु बना, जो अपने पिता की हत्या किया था दोस्तों। तीसरा शासक जो बना उसका नाम हमने बताया उदयन, उदयन या उदाइन, जो भी आप समझ लो। उदयन या उदाइन की क्या खासियत ऐसा थी उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। इन्होंने क्या किया, गंगा प्लस सोन नदी के संगम पर, इनके संगम पर एक नगर है जिसको हम पाठ कुसुमपुरा, कुसुमपुरा या पाटलिपुत्र की स्थापना करता है, जो वर्तमान में क्या है दोस्तों, पटना जिसका नाम है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि पटना के फाउंडर कौन है या कुसुमपुरा पाटलिपुत्र को स्थापित करने वाला कौन सा शासक है, तो उदयन है। और उसने इसको स्थापित करके इसे अपनी कहा क्या बना ली, राजधानी। यानी अभी इनकी राजधानी कहां थी दोस्तों, यानी इनकी राजधानी पहले कहां थी, गिरिब्रज। यानी ये अपनी राजधानी गिरिब्रज से बदल देते हैं, बदल कर कहां बनाया, बदल कर राजगीर बनाया, अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया, कुसुमपुरा बनाया। ठीक है दोस्तों, यहां तक का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आप देखते हैं इस वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक था नागदशक। अब देखो इस वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक। अब नागदशक जो अंतिम शासक है, कैसा शासक है दोस्तों, अंतिम शासक है। इसकी हत्या इसी का अमात्य शिशुनाग करता है। इसकी अमात्य कौन करता है, शिशुनाग करता है। इसका हत्या इसी का अमात्य शिशुनाग करता है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। किस वंश की स्थापना करता है, शिशुनाग वंश। ठीक है दोस्तों, इसकी हत्या इसी का अमात्य शिशुनाग के द्वारा करके शिशुनाग वंश की स्थापना की गई थी। अब यहां से हम लोग आगे की बात देखेंगे, शिशुनाग वंश में क्या काम था। शिशुनाग वंश का क्या रोल था इतिहास में, अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे। शिशुनाग वंश का वैसे तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भारतीय संविधान में नहीं दिखाई पड़ता, भारतीय इतिहास में नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन फिर भी उसने जो भी कार्य किया है उसको हम देखेंगे। ये सबसे पहले क्या करता है, अपनी जो राजधानी था, राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर, से हटाकर ये अपनी राजधानी कहां बना दिया, पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली बना देता है। एक काम तो ये किया। दूसरा, और इसके इतिहास में हमारे पॉइंट टू एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, अब इस वंश का जो अंतिम शासक था, इस वंश का, इस वंश का नंदीवर्धन था। कौन था दोस्तों, नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन था, और नंदीवर्धन इसकी भी हत्या, इसका भी कौन करेगा, अमात्य। इसका अमात्य था महापद्मानंद करता है।
और महापद्मानंद करके हत्या महाअमत करके ये किस वंश के सामना करता है? नंद वंश के। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे अब नंद वंश का क्या रोल है दोस्तों, अब इसको हम देखेंगे। यहां लिख देंगे नंद वंश। नंद वंश की बात करेंगे तो इसमें भी दो शासक दिखाई पड़ते हैं। पहला शासक है जो हमारे इतिहास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, महापद्मानंद। क्या नाम है दोस्तों? महापद्मानंद। इसे क्या बोला गया है? इसे नंद वंश का संस्थापक कहा गया है। नंद वंश का संस्थापक। अब इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, हम सबसे पहले उन सभी चीजों को देखेंगे। क्वेश्चन पहला तो ये है दोस्तों, दूसरी खास बात क्या है, यह मगध का पहला शूद्र शासक है। यह मगध का प्रथम शूद्र शासक है। पहली खासियत क्या है दोस्तों? यह मगध का प्रथम शूद्र शासक है, यानी पहला शूद्र शासक कोई पूछे तो क्या बताएंगे? ये महापद्मानंद है। तीसरी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि यह सर्व छत्रांतक की उपाधि लेता है। इसकी उपाधि क्या थी दोस्तों? उपाधि सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक का मतलब होता है सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला। ये कौन सी उपाधि लेता है? ये सर्व छत्रांतक की उपाधि लेता है, यानी सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला। इसी को एक नाम और कहा गया है, धृति परशुराम। क्यों दोस्तों? परशुराम भी कई बार क्षत्रिय विहीन कर दिए हैं। परशुराम भी क्या किए हैं? यानी क्षत्रियों का विनाश इन्होंने भी किया है कई बार। पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है। अब देखते हैं दोस्तों, यहां पे सर्व छत्रांतक की उपाधि लेता है क्योंकि ये सभी क्षत्रियों का विनाश किया था, क्योंकि परशुराम ने भी कई बार क्षत्रियों का विनाश किया है, इसलिए परशुराम जी की भी एक उपाधि है सर्व छत्रांतक, उसको यह रिवाइज करता है दोस्तों। अब आगे हम आगे देखेंगे कि और कौन से शासक हैं और इनकी क्या खास बातें हैं। इसी के समय दोस्तों चौथा नंबर पाणिनि रहते थे। पाणिनि यानी महापद्मानंद के दरबार में थे कौन? पाणिनि। और पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की खासियत है ये संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। संस्कृति संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। अब पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है दोस्तों, ये संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। ठीक है, पाणिनि किसके दरबार में रहते थे? तो आप बताओगे महापद्मानंद के दरबार में पाणिनि रहते थे। अब देखते हैं, अब इनके बाद इस वंश का दूसरा शासक कौन होता है? दूसरा जो प्रमुख शासक आता है दोस्तों इनके बाद, इन्हीं का बेटा था जिसका नाम था घनानंद। इनके बेटे का नाम क्या था दोस्तों?
घनानंद। अब घनानंद को हम लोग देखेंगे। घनानंद के पीरियड में क्या खासियत है? घनानंद के बारे में बोला गया है, दो चीजें आई हैं कि घन के समय इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम घनानंद, यानी इसके जन्म के समय विशाल घनानाद बचा था। ठीक है, फिलहाल ऐतिहासिक क्वेश्चन यहां से नहीं आते, सिर्फ दो ही काम के हैं। इसी के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, पहला इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। और दूसरा घनानंद की हत्या, इसकी हत्या या सत्ता का परिवर्तन कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य करता है। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, और अपने गुरु चाणक्य की सहायता से करता है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बस इतना ही देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन में आने वाले नहीं हैं, और फिर हम लोग जहां जैसा इंपॉर्टेंस होगा उस तरह से फोकस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये सब वीडियो अच्छा लगेगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करें आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।